DPP 5 का ही क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कह रहा है इन अ ट्रेपेजियम ABCD AD इज़ पैरेलल टू BC, एंगल B इज़ 30 डिग्री, एंगल C इज़ 60 डिग्री। जैसा कि आप देख रहे हैं AD इज़ पैरेलल टू BC, एंगल B इज़ 30 डिग्री, C इज़ 60 डिग्री। तो मुझे पता चल रहा है कि अगर हम एक ट्रायंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दें तो एंगल O जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। इस वजह से मैंने इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लिया। E, M, F, N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। E और F आपके बने हुए हैं, M और N भी बना देते हैं, कुछ यहाँ से बन जाएंगे ऐसे मिड पॉइंट्स हैं। इस तरह से मिड पॉइंट हो जाएंगे। फाइंड EF, हमें EF फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर इसका फिगर अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो रहा था। मैंने पहले ऐसे ही बनाया था इस तरह से, बट जैसे ही मैंने इसको रोटेट करके ये कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से फिगर बनाया, क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया और बड़े आराम से सॉल्व हो गया। तो देखिए क्या करा मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया x1। हमें पता है AE और ED सेम है, E जो है वो मिड पॉइंट है, तो इस डिस्टेंस को मैंने कुछ T1 मान लिया। तो ये जो डिस्टेंस आ गई वो x1 प्लस T1 हो गई, और सिमिलरली वो डबल थी तो हो जाएगी x1 प्लस 2T1, ये वाली डिस्टेंस। इसी तरह से मैंने इसको y1 ले लिया, तो और इस डिस्टेंस को, जो ये छोटी सी डिस्टेंस थी, इसको मैंने T2 ले लिया। तो ये जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई y1 प्लस T2, एंड सिमिलरली ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ गई y1 प्लस 2T2। ओके, अब हम लोग जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे BC 7 दिया था, MN 3 दिया हुआ था। तो देखिए, अगर MN की बात हम यूज़ करते हैं तो MN कैसे निकालेंगे, हमें पहले पॉइंट M निकालना पड़ेगा। जो M पॉइंट आएगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट है A और D का, तो उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1/2, y1/2। ओके, सिमिलरली N पॉइंट जो आ जाएगा उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1 प्लस 2T1/2 और y1 प्लस 2T2/2। यह N के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगर आप MN निकालेंगे, जैसा कि हमें पता है कि MN जो है, MN स्क्वायर कितना है 9, अगर वो हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। ये आपको एक रिजल्ट मिल गया। ओके, इसको अभी हम लोग रख लेते हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमें एक बात पता है, क्या BC जो है वो 7 है। चलिए हम उसको थोड़ी देर में यूज़ करते हैं। अब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर 9 आ गया। ये एंगल 30 था, हमें पता है ये भी 30 है, ये भी 30 है, पैरेलल से लाइंस ना ट्रेपेजियम बना था, ये 60 होगा। तो एक बात मैं और यूज़ कर लेता हूँ, जो tan 30 है, मैं इस वाले ट्रायंगल में यूज़ कर रहा हूँ, तो tan 30 है वो क्या आ जाएगा, y1/x1। tan 30 y1/x1 आ जाएगा। तो y1 जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू x1 tan 30, tan 30 इज़ 1/√3। तो y1 जो है वो x1/√3 आपको एक मिल जाएगा। y1 के लिए आपको एक बात मिल गई, जो y1 जो है वो x1/√3 है। ओके, ठीक है, एक रिलेशन y1 x1 में मिल गया। अच्छा, एक बात और देखिए, जो ये दोनों ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अगर हम इस बात का यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि x1/x1 प्लस T1 दैट विल बी इक्वल्स टू y1/y1 प्लस T2। इससे भी हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमें रिलेशन जो मिल के आएगा वो क्या मिलेगा, x1 y1 कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा x1 T2 दैट विल बी इक्वल्स टू y1 T1। ओके, एक रिलेशन ये भी हमने कलेक्ट कर लिया। जितने रिलेशन मिल रहे हैं हम लोग कलेक्ट करते जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अगर y1 की वैल्यू हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दें, ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मैं T1 T2 में भी रिलेशन आ जाएगा। तो जैसा कि हमने रखा y1 की जगह x1/√3 रखा, तो T1 जो आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, √3 T2 बन के आ गया। इसको भी इक्वेशन 4 बोल देते हैं। तो T1 जो है हमारे पास √3 T2 बन के आ गया। अब
बाई इक्वेशन 4 और 1 हम T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बाई इक्वेशन 4 and 1 तो हम T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4T2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। इट मीन्स T2 स्क्वायर इज 9/4। ओके, तो T2 जो हो गया 3/2 हो गया और T2 हो गया 3/2 एंड व्हाट अबाउट T1 कितना हो गया? T1 हो गया 3√3/2। ओके, T1 T2 हमें मिल गया। अगर x1 y1 मिल जाए तो और हमारा काम हो जाएगा। चलिए, अच्छा अब देखिए हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, क्या? BC की लेंथ। तो अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो BC की लेंथ क्या आएगी? x1 + 2 T1 का होल स्क्वायर प्लस y1 + 2 T2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 7 स्क्वायर विच इज़ 49। 7 लेंथ दी हुई है ना, हाँ 49। ओके, अब हम इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, हमें एक बात पता है, क्या? ये बात पता है, ये बात पता है, ठीक है। ओके, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अगर T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x1 + 3√3 होल स्क्वायर, यहाँ y1 की जगह y1 + 3 होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 49। अब हम x1 की वैल्यू y1 के टर्म्स में लिख देते हैं। तो अगर x1 की वैल्यू y1 के टर्म्स में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? √3 y1 + 3√3 होल स्क्वायर प्लस y1 + 3 होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 49। तो इसमें से आप √3 बाहर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 + 1 4 टाइम्स y1 + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। इट मीन्स y1 + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/4। या हम लोग बोल सकते हैं y1 + 3 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7/2। ओके, और वी कैन से y1 + 3 क्यों लिखें, हम सीधे y1 की वैल्यू लिख दें, वो हमारे पास आ जाएगी 1/2। ओके, y1 आ गया तो हमारे पास x1 आ जाएगा। x1 क्या था हमारे पास? y1 √3, तो x1 आ जाएगा हमारे पास √3/2। अब आप देखिए हमारे पास x1 आ गया, y1 आ गया, सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। तो हम बड़े आराम से अपना जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, हमें चाहिए क्या था? हमें EF चाहिए था। हम EF निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए EF स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, आपको पता चल चुका होगा फिगर से कि x1 + T1 होल स्क्वायर प्लस y1 + T2 होल स्क्वायर ना। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 की वैल्यू है √3/2। व्हाट अबाउट T1 की वैल्यू कितनी आई थी? T1 की वैल्यू थी हमारी 3√3/2। ओके, y1 की वैल्यू अपने पास कितनी थी? y1 की वैल्यू हमारी पास थी 1/2 और T2 की वैल्यू जो थी वो कितनी थी? T2 की वैल्यू हमने लिखी है कहीं 3/2। ओके, तो आप देखिए क्या बन के आएगा फाइनली, ये 3√3 + 1√3 4√3 2√3/2 दैट इज़ 12 + 4/2 2 4 दैट इज़ 16। तो EF स्क्वायर आपका 16 आ रहा है, दैट इज़ EF इज इक्वल्स टू 4। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू।